हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। दोस्तों, आज हम सीखने वाले सेट थ्योरी के बारे में। सेट थ्योरी जो है वो क्या है एग्जैक्टली, उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट पार्ट्स है, ये हम सीखने वाले। ये वीडियो ज़्यादा बड़ा होगा, इसलिए हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करने वाले। तो आज हम इंट्रोडक्शन देखने वाले कि सेट क्या होता है और उसके रिलेवेंट टर्म्स, और जो सेकंड पार्ट होगा उसमें हम सेट ऑपरेशंस डिटेल में स्टडी करने वाले। तो आज का हमारा सेशन यही होगा, सेट थ्योरी का इंट्रोडक्शन। तो चलिए दोस्तों, अभी शुरू करते हैं ना। सबसे पहला सवाल आता है दोस्तों कि सेट होता क्या है। तो सेट का सिंपल सा डेफिनेशन यहाँ पर दिया है। सो सेट इज़ अ अनऑर्डर कलेक्शन ऑफ अ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, या फिर यहाँ पर आप ऐसा बोल सकते हो, इट इज़ अ अनऑर्डर कलेक्शन ऑफ अ डिस्टिंक्ट एलिमेंट। तो यहाँ पर सेट में हम क्या कहते हैं, एक से ज़्यादा एलिमेंट को स्टोर करते हैं, इसलिए ये क्या है, कलेक्शन है उनका। और यहाँ पर कोई प्रॉपर ऑर्डरिंग नहीं होता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, अनऑर्डर कलेक्शन ऑफ अ डिस्टिंक्ट एलिमेंट। डिस्टिंक्ट इन द सेंस कि यहाँ पर कोई भी एलिमेंट आपका सेम नहीं रहेगा, सारे अलग अलग एलिमेंट यहाँ पर होते हैं, बराबर। तो जो ऑर्डर होती है वो मैटर यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं करती है। आप किसी भी ऑर्डर में एलिमेंट्स को लिख सकते हो। जैसा कि यहाँ पर हमने बोला था, इट इज़ अ अनऑर्डर कलेक्शन ऑफ अ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट या एलिमेंट्स। तो ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली क्या होते हैं, तो जो पॉइंट आप कंसीडर कर रहे हो, जैसे कि मान लो कि मैं कंसीडर कर रहा हूँ सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट इन अ क्लास, तो यहाँ पर मेरे सारे स्टूडेंट्स क्या होंगे, ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। यानी जैसे कि मान लो मेरे पास रोल नंबर 1 से लेके 30 तक ये ए डिवीज़न की क्लास है, तो यहाँ पर मेरे सेट में कितने एलिमेंट होंगे, 30 एलिमेंट होंगे। और ये सारे कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। यानी जैसे रोल नंबर 1, फिर 2, फिर 3, तो ये सारे क्या बन जाएंगे, दीज आर दी ऑब्जेक्ट्स। और ये ऑब्जेक्ट कैसे, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है। तो इसलिए सेट का डेफिनेशन क्या है, इट इज़ अनऑर्डर कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स या फिर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में ये जो सेट है, इसको आप अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, बराबर। वो हम आगे देखेंगे। फ़िलहाल हम स्टैंडर्ड नोटेशंस यहाँ पर देख लेते हैं। एक होता है अपर केस लेटर और दूसरा होता है लोअर केस लेटर। तो जो भी आपका सेट होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम अपर केस लेटर से, और जो सेट के एलिमेंट्स होते हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं लोअर केस लेटर से, बराबर। यानी जैसे कि अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखूँ कि लेट ए बी द सेट, तो ये क्या होगा, हमारा सेट ए होगा। और ये क्या कैरी करेगा, अभी कलेक्शन कैरी करेगा, एलिमेंट्स का कलेक्शन। तो यहाँ पर जो भी एलिमेंट्स होंगे वो मैं कैसे लिखूँगा, जैसे लोअर केस में मैंने लिख दिया ए बी सी डी अप टू जेड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अपर केस में हमने लिखा है सेट और लोअर केस में हमने लिखे हैं सेट के एलिमेंट्स। और यहाँ पर ये नोटेशन आप देख सकते हो, इसको बोला जाता है बिलोंग्स टू। इसका मतलब क्या होता है कि सेट का जो एलिमेंट है वो इस सेट का मेंबर है। तो इसको हम ऐसे बोलते हैं, सेट एलिमेंट बिलोंग्स टू दिस ए, बराबर। तो ये बन गया आपका एलिमेंट, और ये किसका मेंबर है, सेट ए का मेंबर। तो यहाँ पर हमने ए लिखा है, तो हमारा स्टेटमेंट क्या होगा, ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, यानी ये एलिमेंट है और ये उसका सेट है। अब सपोज़ अगर मैं ऐसा लिखता हूँ यहाँ पर 1 बिलोंग्स टू ए, तो यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल में 1 कहीं भी नहीं है, तो इसका मतलब 1 डजेंट बिलोंग्स टू ए। तो इसका नोटेशन क्या होता है, सेम ऐसा ही होता है सिंबल, बस यहाँ पर एक लाइन आएगी। यानी आपके लिखोगे 1 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो ये स्टैंडर्ड नोटेशंस है। तो आपको नीचे आने वाले बहुत सारे एग्जांपल्स में सेट का ऐसा ही रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो अलग अलग रिप्रेजेंटेशंस होते हैं सेट के। तो अभी हम ट्राई करते हैं कि कौन कौन से रिप्रेजेंटेशंस होते हैं। तो पहला जो होता है वो होता है रूस्टर मेथड, या जिसको हम बोलते हैं लिस्टिंग मेथड। दूसरा होता है सेट बिल्डर नोटेशन, और तीसरा होता है स्टेटमेंट फॉर्म। रूस्टर मेथड जो है वो अभी हमने देखा था। रूस्टर मेथड में हम क्या करते हैं, हम लिस्ट करते हैं ऑल द एलिमेंट्स या ऑल द मेंबर्स ऑफ अ सेट बिटवीन द करली ब्रैकेट्स। तो यहाँ पर बस हमें क्या करना होता है, करली ब्रैकेट्स के अंदर सेट के जितने भी एलिमेंट्स होंगे सारे एलिमेंट्स का नाम लिखना होता है, उनको लिस्ट करना होता है। जैसे यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिखा है कि लेट वी बी द सेट ऑफ ऑल द वोवेल्स इन अ इंग्लिश लैंग्वेज। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सेट का नाम दिया कैपिटल वी, और करली ब्रैकेट के अंदर वोवेल्स हमें पता है क्या क्या आते हैं, तो ए ई आई
OU। तो इनका हमने कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या कर दिया, ग्रुप बना दिया। तो ये हो गया हमारा एक सेट, यानी हमने क्या कर दिया, लिस्टिंग कर दिया। नाउ अब अगर आपने ऊपर वाला एग्जांपल देखा होगा तो हर बार ऐसा लिस्ट करना पॉसिबल नहीं। तो जैसे कि मुझे करना है सेट P, यानी ये सारे एलिमेंट्स है 1 से लेके 100 तक। तो अगर मैं 1 से लेके 100 तक सारे एलिमेंट लिखते बैठूंगा तो ये बहुत ही लंबी लाइन होगी और टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 1 से लेके 100 तक। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने डॉट 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 लिख दिया है, जैसा आप नॉर्मली पेपर पे लिखते हैं। तो ये भी यहाँ पर लिस्टिंग मेथड ही कहलाता है, जिसको दूसरा नाम दिया है रूस्टर मेथड। सेकंड जो होता है कॉल्ड एज अ सेट बिल्डर नोटेशन। अब हर बार हमें रूस्टर मेथड अप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, यूज़ कर सकते हैं सेकंड मेथड कॉल्ड एज अ सेट बिल्डर नोटेशन। यानी जैसे कि अगर मैं आपको कहूँ कि हमें क्या बनाना है, एक नया सेट बनाना है B, या फिर P नाम का एक सेट बनाना है जिसमें सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, ऑल द एलिमेंट्स मस्ट बी इवन एलिमेंट्स, बराबर। और कहाँ से कहाँ तक, तो 1 से लेके 1000 तक, बराबर। तो जितने भी इवन एलिमेंट्स होंगे, इवन नंबर्स होंगे 1 से लेके 1000 तक, तो इन सारे नंबर्स को अगर हम लिखते बैठे रूस्टर या लिस्टिंग मेथड से तो अगेन ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम दूसरा नोटेशन यूज़ करेंगे कॉल्ड एज अ सेट बिल्डर नोटेशन। इस नोटेशन में क्या होता है, अभी ये आपको पता होगा, ये नोटेशन प्रेडिकेट जैसा दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा तरीका क्या होता है, आपको सेट का नाम लिखना होता है, सेट का नाम इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में x। अब x क्या होगा, सेट का मेंबर होगा, लेकिन ये कौन सा मेंबर होगा, जो इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता होगा। तो यहाँ पे P ऑफ x मैंने लिख दिया है। तो P ऑफ x यानी क्या होगा, कोई कंडीशन होगा। उदाहरण के लिए अगर मैं कहूँ आपको कि लेट A बी द सेट कंटेनिंग एलिमेंट x सच दैट x लाइज बिटवीन 1 to 100, बराबर। तो यहाँ पर ये मेरा क्या हो गया, कंडीशन हो गया, ठीक है। तो जितने भी नंबर्स इन कंडीशन को सेटिस्फाई करते होंगे, यानी जैसे 2 सेटिस्फाई करता है, 3 सेटिस्फाई करता है, अप टू 99, तो ये सारे क्या होंगे, मेरे सेट के मेंबर्स होंगे। तो यहाँ पर मैंने कोई लिखा नहीं है डायरेक्टली 2, 3, 4, तो हम डायरेक्टली कंडीशन सेटिस्फाई करने वाले सारे एलिमेंट्स को कंसिडर करेंगे एज अ मेंबर ऑफ अ सेट ए। एक उदाहरण यहाँ पे लिखा है कि लेट बी बी द सेट कंटेनिंग एक्स सच दैट एक्स इज़ अ ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10। तो ऑड पॉजिटिव इंटीजर तो ऑलरेडी पता है आपको क्या क्या होंगे, जैसे 1 होगा, फॉर एग्जांपल 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, लेस देन 10 बोला गया। तो ये आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो, तो हर बार आपको एलिमेंट स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं। तीसरा मेथड होता है स्टेटमेंट फॉर्म, यानी यहाँ पर आप डायरेक्टली लिख देते हो कि आपका सेट का नाम इक्वल टू सेट ऑफ ऑल द इवन नंबर्स, बराबर। तो जो डिस्कस करना है हम कर लेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ A इक्वल टू सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, बराबर, ऑल द स्टूडेंट्स इन स्पेसिफिक क्लास, स्टूडेंट्स ऑफ A डिवीज़न। तो यहाँ पर A डिवीज़न में जितने भी एलिमेंट्स होंगे तो वो हम कंसिडर कर लेंगे एज अ मेंबर ऑफ अ गिवन सेट। तो ये 3 नोटेशंस होते हैं। तो पहला होता है हमारा रूस्टर मेथड, दूसरा होता है हमारा सेट बिल्डर नोटेशन, और तीसरा होता है स्टेटमेंट फॉर्म। तो जनरली एग्ज़ाम में आपको सेट बिल्डर और रूस्टर मेथड का रेफरेंस आता है, यानी जो सेट आपको रिप्रेजेंट किए होते हैं वो सेट बिल्डर नोटेशन का इस्तेमाल करके या फिर रूस्टर मेथड का इस्तेमाल करके इस्तेमाल किए जाते हैं। अब हम कुछ स्टैंडर्ड नोटेशंस देखते हैं। तो एग्ज़ाम में अगर आपको ये स्टैंडर्ड नोटेशंस दिखते हैं तो उनका स्पेसिफिक मीनिंग होता है, वो आपको समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। जैसे कि अगर आपको दिखता है कहीं पर कि कैपिटल N लिखा हुआ है, तो कैपिटल N क्या रिप्रेजेंट करता है, सेट ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 1, 2, 3, बराबर। कैपिटल Z अगर आपको मिलता है तो ये क्या होता है, सेट ऑफ ऑल द इंटीजर्स, बराबर। इसमें नेगेटिव वैल्यूज़ भी आएंगी, 0 और पॉजिटिव वैल्यूज़ भी आएंगी। Z प्लस अगर आप कंसिडर करते हो तो ये क्या होता है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। सिमिलरली अगर Q आता है तो ये होता है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। जो R होता है वो होता है आपका रियल नंबर्स। R प्लस अगर हम कंसिडर करें तो पॉजिटिव रियल नंबर्स होते हैं, और C कंसिडर करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एग्ज़ाम में अगर आपको कहीं लिख के आता है तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये एग्जैक्टली क्या टर्म है, बराबर। तो जैसे नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स,
सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, पॉजिटिव रियल एंड देन कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ अब हम सेट के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं। पहला होता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट यानी क्या होता है कि उसके नाम से ही आपको आंसर मिल जाएगा। एम्प्टी सेट यानी वो खाली सेट है। तो यहाँ पर क्या होता है, सेट हैविंग नो एलिमेंट, बराबर, उसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं। और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, बाय यूजिंग फाई सिंबल, बराबर। तो ये फाई सिंबल है जिससे हम एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि हमारे प्रोग्रामिंग में नल होता है, बराबर। तो वैसा ही तो हमें बस क्या करना होगा, सेट का नाम लिखना होता है, सेट नेम, और करली ब्रैकेट में आप ऐसा लिख सकते हो ब्लैंक, या फिर कुछ लोग ऐसा भी लिखते हैं कि फाई सिंबल। तो ये आपने लिखा नहीं लिखा एक ही होता है। तो एम्प्टी सेट यानी सेट विदाउट एनी एलिमेंट। दूसरा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कॉल्ड एज ए यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट अब वैरी होते रहता है और ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। उदाहरण के लिए थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पे लिखा था कि सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ अ डिवीज़न ए। तो अगर मैं उससे रिलेवेंट कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ तो डिवीज़न ए में जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, जैसे रोल नंबर 1 से लेके 30 तक, तो ये मेरा कम्प्लीटली क्या बनाएंगे, यूनिवर्सल सेट बनाएंगे। अगर हम डिस्कस करें ओनली इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 100, तो यहाँ पर जितने भी इवन नंबर्स होंगे इनका ग्रुप यानी क्या होगा, यूनिवर्सल सेट। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा पॉइंट डिस्कस करें। अगर आप सारे प्राइम नंबर्स कंसिडर कर रहे हो, बराबर, तो सारे प्राइम नंबर्स का जो सेट बनेगा वो होगा यूनिवर्सल सेट, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय कैपिटल यू। तो जब भी आप लिखोगे तब आपको ऐसे ही लिखना है, कैपिटल यू इक्वल टू, अब जैसे सारे प्राइम नंबर्स है तो 2 हो गया, देन हमारा 5 हो गया, देन नेक्स्ट चलता ही रहेगा। तो जो भी आपका डिस्कशन, तो ये है यूनिवर्सल सेट। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है कॉल्ड एज अ सबसेट। सबसेट क्या होता है, तो ये समझने के लिए मैं सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ आपके पास एक सेट दिया हुआ है ए और इसके एलिमेंट है 1 और 2, और आपके पास दूसरा सेट दिया हुआ है बी, इसके एलिमेंट है 1, 2 और 3। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखते हो तो सेट ए के जो मेंबर है 1, 2 वो एज इट इज़ अवेलेबल है आपके सेट बी के अंदर, यानी ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर आल्सो द मेंबर्स ऑफ अ सेट बी। इस सिचुएशन में क्या होता है, तो जो सेट ए होता है हमारा, सेट ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी होता है, बराबर। यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या है कि सभी एलिमेंट्स आपके, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर आल्सो द मेंबर्स ऑफ अ सेट बी। इन दिस केस वी कैन से दैट सेट ए इज़ अ सबसेट ऑफ अ बी, बराबर। सिमिलरली अगर आप उल्टा लिखते हो तो वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा जो सेट बी है उसमें 3 भी अवेलेबल है, तो 3 यहाँ पर नहीं है। तो ये जो सबसेट होता है इसका रिप्रेजेंटेशन के लिए ये सिंबल इस्तेमाल होता है, डिनोटेड बाय दिस वन, बराबर। तो जब भी आपको कहीं भी एग्ज़ाम में दिखे तो इसका मतलब क्या होता है कि आप रेफ़र कर रहे हो सबसेट। तो यहाँ पर 2 एग्ज़ाम्पल्स है, और एक एग्ज़ाम्पल जो हमने थोड़ी देर पहले लिया था वैसा ही है। सेट ए के एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं 1, 2, 3, और सेट बी दिया है उसमें भी आपको 1, 2, 3 दिख रहे हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, सेट ए इज़ अ सबसेट ऑफ अ बी। लेकिन अगर हम दूसरा एग्जांपल ट्राई करें, उसमें सी और बी दिया है, तो हमारे सेट सी के एलिमेंट क्या है, 1, 5 और 7। तो यहाँ बी में अगर चेक करें तो 1 मिलता है मुझे, 5 मिलता है, लेकिन जो हमारा 7 है वो कहीं अवेलेबल नहीं। डेफिनेशन के हिसाब से ऑल द एलिमेंट मस्ट बी द मेंबर ऑफ अनदर सेट। इन दिस केस वी कैन से दैट सी इज़ अ मेंबर ऑफ और सबसेट ऑफ अ बी। लेकिन यहाँ पर 7 मिसिंग है, तो हम क्या बोलेंगे, सी इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ अ बी, बराबर। तो ये उसका रिप्रेजेंटेशन होगा। तो यहाँ पर सी है, वो गलती से हो गया, सो सी इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ अ बी, तो यहाँ पर सी है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कॉल्ड एज अ इक्वालिटी ऑफ अ सेट्स। तो 2 सेट है हमारे पास, जैसे ए और बी, और आपको पूछा गया क्या दोनों सेट इक्वल है, बराबर। तो इसका आंसर डिपेंड करता है कि दोनों सेट में जो नंबर्स है, मतलब नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, तो वो कैसे होने चाहिए, तो वो सेम होने चाहिए, बराबर। जो भी एलिमेंट्स होंगे वो एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। प्लस
उनकी वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। यानी जब उदाहरण के लिए आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास दो सेट है, एक है ए जिसके कंटेंट है 135 और सेट बी है इसके कंटेंट है 357। अब जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा था ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो आप कैसे भी लिख सकते हो, बराबर। तो यहाँ पर 3 एलिमेंट है और तीनों एलिमेंट सेम है। जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 5 है। तो 3 एलिमेंट है और तीनों की वैल्यू सेम है, तो हम क्या बोल सकते हैं, ए एंड बी आर इक्वल, बराबर। लेकिन अगर दूसरा उदाहरण हम देखें, यहाँ पे 135 है और सी के अंदर 137 है, एक एलिमेंट मिसिंग है, बराबर। तो ये जो 5 है ये यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, 7 अवेलेबल नहीं, तो हम क्या बोलेंगे, दीज आर दी नॉट इक्वल। तो इक्वालिटी जनरली क्या रिप्रेजेंट करता है कि दो सेट के कंटेंट सेम है कि नहीं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है, कॉल्ड एज अ वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम एग्जैक्टली क्या होती है, तो जो हमारे सेट होते हैं इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, सिंपल सा। और ये कंसेप्ट डिज़ाइन किया था जॉन वेन ने। ये एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे, 1881 में इन्होंने ये कंसेप्ट डिज़ाइन किया था, जिसको हम बोलते हैं वेन। इनका सरनेम है वेन, इसलिए वेन डायग्राम ऐसा नाम दे दिया गया, बराबर। अब इस ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना, यानी यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन आप यूज़ करते हो। पहला होता है रेक्टेंगल और दूसरा होता है सर्कल या इक्लिप्स वगैरह आप यूज़ कर सकते हो। तो जनरली यूनिवर्सल सेट जो होता है, यूनिवर्सल सेट, तो उसके लिए आप यूज़ करते हो रेक्टेंगल। और जो आपके रेगुलर सेट्स होंगे या तो उनके लिए एक तो सर्कल या फिर कोई अदर रिप्रेजेंटेशन आप इस्तेमाल करते होंगे, बराबर। तो जब भी हम यूनिवर्सल सेट कंसिडर करेंगे तो हमें रेक्टेंगल ड्रॉ करना होगा और उसके अंदर लिखना होगा यू, कोने में कहीं तो भी आप लिख सकते हो। और जब आप उनके मेंबर्स को ड्रॉ करोगे यानी सबसेट को ड्रॉ करोगे उसके अंदर, तो उनके लिए एक तो आप सर्कल वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ए बी मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो एक उदाहरण लेते हैं और यहाँ से आपको आइडिया क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर पूछा गया है ड्रॉ वेन डायग्राम, किसके लिए, एक सेट के लिए जो क्या है, सेट ऑफ वोवेल्स है ना इंग्लिश। थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि वोवेल्स कौन कौन से है, उसको हमने रूस्टिंग मेथड से रिप्रेजेंट किया था। तो ए ई आई ओ यू, बराबर। अब यहाँ पे सारे वोवेल्स है और इनको हमें वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है इस पर्टिकुलर सेट को। तो स्टेप नंबर 1 क्या होगा कि हमें सबसे पहले रेक्टेंगल ड्रॉ करना होगा। स्क्वायर या रेक्टेंगल जो भी आप ड्रॉ करोगे चलेगा, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कोने में कहीं तो भी आपको यू ऐसा लिखना होगा ना। अब नेक्स्ट पार्ट क्या होगा कि ये जो सेट है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप सर्कल, इक्लिप्स वगैरह कुछ भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे बस सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ और सर्कल में मैंने लिख दिया वी। तो ये है आपका करेक्ट रिप्रेजेंटेशन किसका, वेन डायग्राम का, इस पर्टिकुलर सेट के लिए। आप यहाँ पर डायरेक्टली मेंबर भी लिख सकते हो, जैसे ए ई आई ओ यू। लेकिन हर बार ये लिखना पॉसिबल नहीं होता क्योंकि यहाँ पर हमारे मेंबर्स कम है, तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके ज़्यादा मेंबर्स हैं तो उस केस में प्रॉब्लम आएगा। तो सेट डायग्राम जो होती है, जिसको हम वेन डायग्राम बोलते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूलेज हम वेन डायग्राम से बना सकते हैं। तो वेन डायग्राम का कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आप विद इन अ सेकेंड कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आने वाले जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम इसके रिलेवेंट प्रॉब्लम देखने वाले हैं, ठीक है।